उसको सोल्जर उसको भी कह सकते हो, लेकिन मूल रूप से सोल्जर का मतलब वही होता है जो देश के लिए लड़ते हैं, यानी बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, वो सोल्जर होता है। सोल्जर जो लिखे हैं उनके बारे में देखिए, ये कविता बड़ा अच्छा कविता है आपकी, और इसको लिखने वाले देखिए ये रूपर्ट ब्रुक है। और रूपर्ट ब्रुक के बारे में कवि ने एक लाइन कहा है, W.B. इट्स ने बताया है इनको। W.B. इट्स एक कवि है, बहुत फेमस कवि है, इनके बारे में पढ़िएगा, एक कविता होगा इसमें। तो ये जो ऐसे कवि हैं, बोले कि भाई ये ऐसा कवि है, ये इसका नाम क्या है, रूपर्ट ब्रुक। ये ऐसा कवि है कि इंग्लैंड में बहुत खूबसूरत कवियों में से क्या है, एक है। क्योंकि कवि तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना ही सुंदर है ऐसा शायद कोई सुंदर नहीं है, ऐसा कहना किसका है, W.B. इट्स। और ये देखिए जो ड्रेस आप देख रहे हैं, ये आपका इंग्लैंड के आर्मी का क्या है, ड्रेस है। इसी प्रकार का आपका इंग्लैंड के आर्मी का ड्रेस है। सोल्जर लिखा गया। अब आगे देखिए सोल्जर के बारे में। सोल्जर को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है रूपर्ट ब्रुक। क्या नाम है जी, रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक का जन्म 1887 यानी 1887 में हुआ है और मृत्यु 1915। और 1915 वह समय है, अब देखिएगा 1914 में क्या शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। और उसी युद्ध में ये लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि ये थे सोल्जर, थे सिपाही। इसके बावजूद भी ये देखो कितना बढ़िया लेखन शैली इनका था कि कविता लिखते थे। तो कल भी आपको हम चर्चा किए कि पहले की जो पढ़ाई होती थी बहुत बारीकी पढ़ाई होती थी, और जो पढ़ाने वाले व्यक्ति होते थे वो वेल एजुकेटेड होते थे अपने अपने विषय में। आज वाला सिस्टम नहीं है कि जिसको नहीं भी आ रहा है वो भी अंग्रेजी पढ़ा रहा है, या अंग्रेजी हमको नहीं आ, हिंदी नहीं आ रहा हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। पहले वैसा नहीं था, पहले एकदम शिक्षक जो थे बहुत गुणी थे और ढंग के थे, इसलिए जो बच्चे होते थे वो बहुत मेरिट वाले होते थे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताएं कि आपके दादा उदा अगर होंगे तो उनको अभी भी कहिएगा एक कविता, एक दोहा, एक कहावत उनके जबान पर ऐसा ही रहता है। आपसे अगर एक कविता 4 लाइन के लिए बोल दे तो आप नहीं सुना पाएंगे। हमको लगता है सत पका जाएगा इसमें 90% लड़का। कोई एक बच्चा जो कविता तो क्या सुनाओगे भैया, जौनी जौनी यस पापा, नहीं, यही एक सुनाओगे जो बचपन का रटाया हुआ है। यानी आपके जो वो शिक्षक हैं जो बचपन वाले, वो हमसे भी बेहतर है ना, यानी आज के शिक्षकों से बेहतर आपको पढ़ाए हैं, तो ही ना वो चीज याद है। वो अगर जो भी चीज अगर आपको याद है, इसका मतलब है कि शिक्षक उस चीज में आपके पीछे मेहनत किए हैं, तभी वो आपको याद है ना। ऐसे अगर जो जिस विषय को आपको पढ़ाई हो गया और आपको यादें नहीं है, तो समझिए वो शिक्षक का भी दोष है। हम सारा पहला शिक्षक का ही दोष देंगे, क्योंकि यहां पर तो कुछ ना कुछ तो शिक्षक अगर चाहेगा, आदमी चाह जाए तो कुछ ना कुछ इस विषय पर आपको जरूर डाल देगा। वो जिस भाषा में आप समझना चाहें, भोम से भोम भी रहेगा तो भी वो कुछ ना कुछ 2-4 लाइन वो समझ जाएगा। तो सबसे पहला प्राथमिकता जो होता है वो शिक्षक की होती है कि कितना सरल भाषा में उसको समझा सके। बाद में बच्चा का मैटर आता है, पहले बच्चा समझेगा ही नहीं तो बच्चा याद करेगा कहां से, है ना। तो रूपर्ट ब्रुक जो थे 1887 में जन्म लिया और 1915 में मृत्यु। वाज बोर्न, गलती लिखा जी, वेल, क्या अपने मन से लिख दिया क्या रे तू, हम लिखे कॉपी मारा है, ठीक। वेल टू एकेडमिक, वेल टू एकेडमिक का मतलब होता है एक पढ़ा लिखा परिवार, मतलब बढ़िया फैमिली में, जो कि पढ़ा लिखा फैमिली था इनका, उस परिवार में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रगबाय स्कूल वेयर रूपर्ट ब्रुक वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। देखो लंदन का एक बहुत बड़ा कॉलेज है जिसको नाम क्या है भैया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोलते हैं। उससे पहले इनके पिताजी जहां काम करते थे, इनके पिताजी काम करते थे, उस स्कूल का नाम था रगबाय स्कूल। अब यह रगबाय स्कूल क्या होता है, कोई जानकारी है आपको, मीनिंग लिखा गया था इसका, मीनिंग में था रगबाय कि नहीं था। अब देखिए रगबाय के पीछे बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है। रगबाय बोलते हैं किसको, बोर्डिंग स्कूल को। किसको बोलते हैं, बोर्डिंग स्कूल, समझते हो, अरे जहां बच्चे हॉस्टल लाइफ में जीते हैं, हॉस्टल वाला स्कूल। हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्टल में डाल दो, तो हॉस्टल में डाल दो क्या, हॉस्टल का मतलब होता है ओनली छात्रावास, जहां आपको रहने की सुविधा है, पढ़ने की सुविधा नहीं। गर्ल्स हॉस्टल आपको पटना में है कि नहीं है,
बॉयज हॉस्टल पटना में है कि नहीं है? तो वो ओनली क्या है, हॉस्टल है, जहां पर रहते हैं, खाना बनाते हैं और खाते हैं। क्या वहां पढ़ाई होती है? लेकिन एक ऐसा जगह जहां पढ़ाई के साथ साथ रहने और खाने पीने की भी सुविधा हो, उस जगह को हम बोलते हैं बोर्डिंग स्कूल। और एक स्कूल था, उसका नाम था रगबाई स्कूल, एक प्रकार का विशेष बोर्डिंग स्कूल है। और इसी रगबाई से रग्बी खेल शुरू हुआ, रग्बी फुटबॉल, है ना। यहाँ फुटबॉल की शुरुआत यहीं से हुआ है ना, रग्बी एक वो स्कूल है ना, बोर्डिंग स्कूल इसको कहते हैं, मुख्य रूप से याद रखिएगा। और यहीं से ये पढ़े और बाद में ये कहां चल गए भैया, कैम्ब्रिज। W.B. इट्स गलती लिखा हुआ, ये कवि का नाम है, बहुत ही फेमस कवि है, फेमस पोएट। डिस्क्राइब, वर्णन किए हैं, हिम, उनके बारे में क्या वर्णन किए, हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, कि भैया ये जो आदमी है ना रूपर्ट ब्रूक, ये बहुत ही हैंडसम आदमी है। और पहले के जमाने में अंग्रेजी ऐसी गलती लिखाता था, यानी उस जमाने के अनुसार सही था, आज के जमाने के अनुसार गलती है। अगर आज हमको लिखना होगा हैंडसमेस्ट, तो हैंडसमेस्ट ना लिखकर क्या लिखेंगे, मोस्ट हैंडसम, लेकिन पहले ऐसे लिखाता था। तो W. इट्स ने कहा कि ये जो आदमी है, रूपर्ट ब्रूक जो आदमी है, ये सबसे सुंदर आदमी है। कहां? इंग्लैंड में। ये वो इंग्लैंड की सबसे सुंदर महिला का पढ़े एपिथाप में, एपिथाप है ना। अब इंग्लैंड का सबसे सुंदर पुरुष के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, रूपर्ट ब्रूक। देखिए, ही एज्यूम्ड ए सिंबॉलिक रोल द इवेंचुअली टर्न इनटू द मिथ ऑफ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। और चूंकि ये इतना बढ़िया से अपनी बातों को लिखे हैं, कहे हैं, कि इनको एक योद्धा के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया का मीनिंग हमने बगल में आपको लिख दिया है, रक्त विषाक्तता, यानी इनको ब्लड कैंसर टाइप का, या शरीर जो होता है रक्त विषाक्तता में सड़ जाता, धीरे 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 पूरा शरीर सड़ जाएगा। तो एक प्रकार की बीमारी हो गई थी इनको, और उसी से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई कितने तारीख को, अप्रैल का 23 तारीख 1915। और लड़ाई लड़ रहे थे 1914 वाली, जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई चल रही थी। और उसमें आपको पता है कि त्रिगुट और त्रिदेशीय संधि दो वो था, और वो आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमोन्स, लेमोन नाम का एक आइसलैंड था। आइलैंड समझते हो, एक ऐसा जगह जो पानी के बीचों बीच में हो, उसको टापू कहते हैं, एक तरह का नहीं कहते हैं। तो आइलैंड लेमोन्स है ना। अगेन ऑन हिज वे बैटल ऑफ गावापोली, गावीपोली एक जगह था, वहीं पर लड़ते 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 बीमारी भी हो गया था, और इनकी क्या हो गई, युद्ध में, बैटल का मतलब होता है युद्ध में, देहांत हो गया। ब्रूक इज रिमेंबर्ड, ब्रूक को याद किया जाता है एज ए वार पोएट। वार का मतलब होता है युद्ध, वार का मतलब क्या होता है, देखो हम पहले बोले थे कि हर व्यक्ति का अपना एक जोन होता है, हर हीरो एक जैसा रोल नहीं निभाता है। अगर मारपीट वाला रोल करना है तो सनी देओल उसमें आगे रहता है। नहीं, आज के हिसाब से भाई मारपीट वाला रोल नया हीरो में कौन है? हाँ, टाइगर सिर्फ एक्शन हीरो माना जाता है। रोमांटिक हीरो में भाई आता है, पुराने जमाने में शाहरुख खान आते थे, है ना, ये सब आते थे। तो ये जो लिखते थे ना, देखो कोई प्रकृति का प्रेमी हुआ, कोई युद्ध प्रेमी हो गया, कोई माने आप कह सकते हैं प्रकृति के बारे में लिखा, कोई युद्ध के बारे में लिखा, कोई मान लीजिए मानवता के बारे में लिख दिया, जैसे एक कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो मानवता के बारे में। तो हर आदमी का जो सोच होता है, वो थीम होता है, वो अलग अलग होता है। ये आदमी का सोच युद्ध प्रति ज्यादा था, इसीलिए इसको एक वार पोएट कहा गया। बैठिए, जरा आ रहे हैं, रुक जाइए, आप लोग बेटाइमली आते हैं, दिमाग तो मेरा खराब रहता है। Who inspired patriotism, देखो ये बोलते हैं देशभक्ति, इन द अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने देशभक्ति कविताएं लिखी। हिज रेपुटेशन, उनकी जो प्रतिष्ठा है, चीफली रेस्ट ऑन 5 वार कहने गया 5 वार स्टूडेंट्स, गलती लिखा है वो, सूनेट्स होगा, क्या है सूनेट है जी, उनके नाम पर 5 सूनेट है। कितना सूनेट है? 5। सूनेट का अर्थ कल बता दिए थे, 14 लाइन की जो पंक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? सूनेट कहते हैं। 8 लाइन की पंक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। तो ये हो गया। विच द सोल्जर अनडाउटेबली बेस्ट एंड मोस्ट
एंथोलॉजिस्ट, काव्य संग्राहक इसको बोलते हैं। और इनकी कविता को संग्रह भी किया गया, रखा गया। इन मूल अगर कहा जाए कि रूपर्ट ब्रूक एक बहुत अच्छे कवि थे, और ये कैसे कवि थे? वार पोएट थे। इनको क्या कहा गया? हैंडसमेस्ट, है ना? क्या कहा गया? कहाँ का भैया? इंग्लैंड का। अब आइए कविता हम शुरू करते हैं। देखो इंग्लैंड का ये क्या है? झंडा है। अरे गधावत, जिनको ने देखा रे, इसलिए तुमको गधा हम बोलते हैं। क्या है ना, कुतबो बैठता है ना तो पूछिए जरी डोलाक बैठता है कि गंदा है, धूल है, क्या है। तो तुमको देखना चाहिए, अगर हमसे गलती हुआ तो तू धर के अंधरा नहीं दिया है छाप। आई क्या कर दिया इससे? इसका क्या मतलब? यहां से शुरू है ना। देखिए कविता आपका शुरू होता है कि इफ आई शुड डाई। देखो जो आदमी युद्ध में गया, जो आदमी लड़ाई में गया, तो ये मानकर बैठ जाता है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बन जाती है, संभावना तो बन जाती है कि हो सकता है हमको गोली लग जाए, हम मर भी सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम जाएंगे और जिंदा ही लौट के आएंगे सारे। किसी ना किसी को तो युद्ध में जान गंवाना भी पड़ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी जब बन जाती है तो उसी समय आदमी युद्ध में था और उसी समय उसने कविता लिख दी। कविता लिख दी सोल्जर की, एक जीवन क्या होता है सोल्जर का, वो अपने बारे में लिखा, और उसके मन में क्या ख्याल आते हैं वो अपने बारे में लिखा। तो कहता इफ आई शुड डाई, हो सकता है मैं मर जाऊं, क्योंकि युद्ध में है भाई, मर भी सकते हैं। अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, बस इतना सोच लेना। क्या सोचना भाई? कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, है ना, कि जिस विदेशी भूमि पर हम मरेंगे, क्योंकि लड़ते लड़ते हो सकता दूसरे सीमा में चले गए, और उसकी भूमि पर अगर हम मर जाए तो समझ जाना वो भूमि किसका हो गया? इंग्लैंड का हो गया। अब कहोगे कैसे हो गया भैया, मर गए वहां तो बस में जो पहले रुमाल फेंक देता है सीट उसी का हो जाता है। अब जब तक उसका सफर पूरा नहीं होगा, क्या कोई उसको हटा सकता है? क्या उसका कोई रिजर्वेशन है क्या? जब जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं है वहां तो लूटा लूटी चलता है। उस आधार पर ही हम आपको कह रहे हैं कि कह रहा है कि हो सकता है मर जाए, तो मर जाए तो भाई मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, बस इतना सोचना कि मेरा जो बॉडी है ये किसी विदेशी भूमि में दफना दिया गया है, लेकिन वो भूमि किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा, है ना। और वो भूमि इंग्लैंड का हो जाएगा। अब किस रूल से भैया? तो रुमाल वाले रूल से नहीं। कह रहा दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, तो समझ जाना वो भूमि जो है वो फॉर एवर यानी हमेशा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। जहां मरेंगे और हमको दफन कर दिया विदेश की भूमि में, तो 6 फीट का जो हम जगहिया छेक लेंगे, तो 6 फीट में अदमिया कहाँ का है? इंग्लैंड का। तो भूमि किसका हो गया? 6 फीट तो मेरा हो जाएगा। तो ज्यादा मत सोचना, हम मरते मरते भी विदेशी भूमि का 6 फीट क्या करेंगे? ले लेंगे। कह ये रहा है। और कह रहा हेयर, है ना, क्या लिखा है? गलती लिखा है, फिर क्या लिखा है? थोड़ा बोलो जी। देयर सेल है, किताब दो। देयर शैल बी इन द रिचर अर्थ, देयर शैल बी, एस यहां है SHLLB, शैल बी इन द रिचर अर्थ। देखो इस पृथ्वी की बात हम कर रहे हैं। देखो जहां मरेगा वो इसी प्रकार का जगह होता है। और चूंकि हम इसका सिंबल इसलिए लिए है कि इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं वो मैक्सिमम लोग क्या होंगे? क्रिश्चियन होंगे। और क्रिश्चियन की जो पद्धति है वो मृत्यु संस्कार की, दाह संस्कार की, वो इसी पद्धति से है ना है। तो हम यही फिगर लिए क्योंकि ये बात इंग्लैंड का है। वहां तो जलाने वाला प्रथा तो रहेगा नहीं, वहां तो इसी प्रकार का क्रॉस वाला चिन्ह चलता होगा। तो कह रहा है कि देखो हो सकता है मैं मर जाऊं, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, और जहां मेरी भूमि, जहां मेरी बॉडी को दफनाया जाएगा वो पूरा भूमि किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। और सोच लो उस द रिचर अर्थ, पृथ्वी को जो कहा है वो क्या का अर्थ तो है, लेकिन कैसा है? रिचर अर्थ है, धनी है। क्या पृथ्वी धनी है कि नहीं है? और पृथ्वी में क्या नहीं है? सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, जितना प्रकार का धातु व धातु देखो सब तो पृथ्वी के अंदर है। तो पृथ्वी ये क्या है?
पूरा मूल्यवान है, पृथ्वी बहुत धनी है, लेकिन कह रहा है रिचर डस्ट कंसीड, लेकिन उस पृथ्वी में उससे भी धनी डस्ट यानी एक धूल को, एक मिट्टी को, कंसील का मतलब क्या हो गया, छिपा दिया गया। अब किसके बारे में बोल रहा है, अपने बारे में बोल रहा है। कह रहा है ये तो भूमि है, ये भूमि क्या है, धनी है, लेकिन हम जो मर गए हैं, है ना, ये जो ये हमारी जो बॉडी है, बॉडी का दूसरा मीनिंग यहां प्रयोग किया गया है डस्ट का। बस समझ आया। हमने कहते हैं अरे मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, नहीं कहते हैं। तो मिट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डस्ट, धूल, मिट्टी वही ना होता है जी। तो डस्ट का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो वही कह रहा रिचर डस्ट, कह रहा ये भूमि तो धनी है, लेकिन उससे धनी ये मेरा डस्ट है, ये मेरा मिट्टी है, मेरा शरीर है। और उसके अंदर क्या कर दिया गया, छिपा दिया। नहीं, अपने शरीर को उसने पृथ्वी से भी ज्यादा क्या बताया, धरती से भी ज्यादा क्या बताया, धनी बताया, समृद्ध बताया। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ये डस्ट हूं, ये जो मेरा शरीर है ना, ये जो मेरा शरीर है। बार बार बोल रहे डस्ट का मतलब क्या होगा भैया, बॉडी। बॉडी ऑफ किसका, रूपर्ट ब्रूक, है ना, बॉडी ऑफ किसका, सोल्जर। बात समझ में आया, क्या समझ में आया। डस्ट का मतलब डस्ट स्टैंड्स फॉर बॉडी, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो मिट्टी का जो शरीर है, ये जो इंग्लैंड में क्या किया है, जन्म लिया है। बोर का मतलब जन्म लेना। शेप्ड का मतलब होता है आकार देना। ये जो आकार हमको मिला है, ये कहां मिला है, इंग्लैंड में। मेड मी अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जागरूक, और हमको जागरूक भी किसने बनाया, इंग्लैंड में। गिव वंस हर फ्लावर्स, और यहां के ही फूलों ने मुझे क्या दिया, प्रेम दिया। हर वेज, इसी के रास्तों में मैं क्या हूं, भटका हूं। मीनिंग गलती लिखा हुआ, रोम मतलब होता है भटकना, रोम मतलब सूरज इसी में डाल दिया जी, इसमें नहीं था, सन वाला में रहा था ना। तो यहां पर फिर से समझिए, हमारी जो ये मिट्टी वाला शरीर है, इसको जन्म कहां मिला, इंग्लैंड में। और इसको आकार कहां मिला, इंग्लैंड में। हम जो पले बढ़े, इतना जागरूक हुए, कहां हुए, इंग्लैंड में। और इसी के फूलों ने मुझे प्रेम किया, यही के रास्तों में मैं क्या हूं, भटका हूं। तो ऑलरेडी है कि हर व्यक्ति को अपने देश से बड़ा प्रेम होता है। तो वो भी कह रहा है कि हमको भी इस देश से बहुत क्या है, प्रेम है, क्योंकि हम सब कुछ नहीं है। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, देखो ये जो बॉडी है वो किसका है, इंग्लैंड का है। और मैंने जो ब्रेथिंग सांस लिया है, वो इंग्लैंड की हवा में सांस लिया। देखो हवा किसी की नहीं होती है, सूरज किसी का नहीं होता है, पानी कहीं किसी का नहीं होता है ना, ये सब पृथ्वी का है। और पृथ्वी पर हमको हर कोई है। अब कहेगा इंग्लैंड का सूरज भी आएगा आगे, देखो है ना, बाय दी सन्स ऑफ होम, यानी नहाए कहां, इन नदियों में। सूर्य से हमें क्या मिला, रोशनी मिला, प्यार मिला, प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला। तो क्या इंग्लैंड का अपना कोई सूरज है, सूरज तो एक ही है जो पूरे पृथ्वी को रोशनी दे रहा है। बात समझ रहे हो। लेकिन चूंकि इंग्लैंड का है, तो वो अपना बड़प्पन कर रहा है कि हम तो इंग्लैंड में जन्म लिए, इंग्लैंड में पढ़े, इंग्लैंड के रास्तों में भटके, इंग्लैंड के फूलों से प्रेम करना सीखा, है ना, इंग्लैंड की हवा में सांस लिए, इंग्लैंड की नदी ने मुझे धोया। सारा काम तो हमारा कहां हुआ, इंग्लैंड में हुआ, है ना। इंग्लैंड के सूर्य की रोशनी में हम आशीर्वाद प्राप्त किए। तो अपना इंग्लैंड का खूब क्या कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। और आपको पता है इंग्लैंड, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, थेम्स नदी के किनारे, है ना। किस नदी के, थेम्स ऑन, लंदन ऑन थेम्स, ऐसे लिखाता है। चलिए और कह रहा है क्या, देखिए, एंड थिंक, और यह सोचना। अब तो मरिए जाएंगे हम तो दफने हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे, मिट्टी में। कौन सा भूमि में, विदेशी भूमि में। वो भूमि किसका हो जाएगा, का है, इस शरीर किसका है, इंग्लैंड का। हम नहाए कहां, इंग्लैंड। सांस कहां लिए, बस समझे ना, सारा चीज इंग्लैंड में हुआ। दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे। और जब हम मर जाएंगे ना, तो इविल का मतलब होता है बुराई। हमारी अंदर जो सारी बुराइयां हैं, वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जितनी प्रकार की बुराइयां हैं, ऐसे भी मरने के बाद कहता है कि सब माफ हो जाता है। मर गया हो, मर गए तो समझो सब खत्म हो गया। तो वही कह रहा है, जब हम मर जाएंगे तो मेरी अंदर जितनी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाएगी। ए पल्स, पल्स का मतलब धड़कन,
नहीं बोलता है लाओ जी चेक करते हो थोड़ा हो धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, यही धड़कन बताता है ना। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, और मेरे प्रति बहुत ज्यादा दिमाग में कुछ मत लेना, है ना। ऐसा नहीं कि हमने कुछ अगर किया है, हमारे से अगर कुछ गलती हुई है तो माफ कर देना भाई, क्योंकि मृत्यु के बाद जो होता है वो सब कुछ क्या होता है, खत्म हो जाता है, बुराइयां समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्रति अब मेरी कोई बात को दिल पर मत ले लेना, बहुत ज्यादा सोचना मत, है ना। क्योंकि भैया हम भी क्या है, एक सिपाही है, और कोई सिपाही नहीं चाहता है कि उसका देश हारे। एक सिपाही दूसरे सिपाही पर गोली चला रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है, कितना धड़ल्ले से बम चला रहा है। और अगर एक सही मानव रहेगा, मानवता वाला व्यक्ति रहेगा, हर आदमी के अंदर मानवता भी रहता है, लेकिन पत्थर, उसको बोलते हैं कि सीने पे पत्थर रख कर बम चलाता है। सामने किसी को धड़धड़ा कर गोली से मार देना, चाकू से मार देना, क्या इतना आसान काम सबके लिए नहीं हो सकता है। तो वो अपने देश के लिए करता है, उसे भी लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो इतना अच्छा काम नहीं है। ये मजबूरी है, दो राज्यों की लड़ाई, दो देशों की लड़ाई, उसमें पिसता है आम गरीब जनता। किसी भी देख लीजिए, बड़े मंत्री का बेटा, बड़े नेता का बेटा, बड़े उद्योगपति का बेटा, किसी भी फोर्स के निचले ग्रेड में तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। और अगर मिला भी थोड़ा ठीक ठाक तो कर्नल मिलेगा, ब्रिगेडियर मिलेगा, बड़े बड़े पोस्ट वाला मिलेगा, जिसका मतलब उतना रहता नहीं कि युद्ध में जाना। बहुत रेयर आप सुनेगा कि कर्नल कोई मरा गया। अब कैंपे उड़ा देगा तो बातें अलग है, लेकिन युद्ध के बॉर्डर में जो लड़ाई करने जाते हैं वो निचले स्तर के सैनिक जाते हैं। और निचले स्तर के सैनिक हमारे आपके भाई बहन होते हैं, किसान परिवार से होते हैं, क्योंकि चूंकि उनको घर चलाना होता है तो जान हथेली पे लेकर बॉर्डर पे जाते हैं, लड़ाई करते हैं, उससे 30, 40, 50 हजार सैलरी मिलती है। तो लोग कहते हैं फलाना बेटा बीएसएफ बन गया। वो बीएसएफ नहीं बना है, वो अपने आप को मौत के मुंह में झोंक दिया है कि हम कभी भी मर सकते हैं। और अपने परिवार को, अपनी बहन की शादी के लिए, अपने भाई को पढ़ाने के लिए, अपनी माँ के इलाज के लिए, अपने बाप के बुढ़ापे के लाठी के लिए वो अपने खुद मौत के मुंह में क्या है, खड़ा है। वो कभी भी गोली का शिकार नहीं। तो कोई आदमी नहीं चाहता है कि बॉर्डर पर जाकर हम मौत के शिकार बने। ये मजबूरी है जो हम लोग को करवाता है। तो सोचो कितना घटिया काम है एक दूसरे को मारना। इससे बेहुदा, इससे शर्मनाक कोई काम हो सकता है क्या? हम भले लगता है हम हार जीत भी आपको पढ़ाए, हार जीत में भी क्या हुआ कि भैया आपको लग रहा है कि हम जीत गए, गए थे 500 आदमी, आए कितना, 200। आप जीत कर भले आ रहे हैं, नाम की जीत है, लेकिन 300 आदमी आपने भी क्या किया है, खोया है। तो हारा तो आपने भी है, इन्हें हारे हैं। तो युद्ध कभी भी अच्छी चीज नहीं होती है। युद्ध हमेशा विनाश लाती है, युद्ध से हमेशा बर्बादी आती है। युद्ध वाले देश कभी भी प्रगति नहीं करते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके युद्ध को इनकार करना सीखिए, युद्ध से दूर होना सीखिए। और नहीं तो युद्ध के लफड़े में अगर पड़िएगा तो वो देश ऐसे ही पिसाते रहेगा, वहां महंगाई बढ़ते रहेगी, वहां समस्याएं आते रहेगी। तो ही कह रहा है कि मेरे प्रति ज्यादा दिमाग में कुछ रखना नहीं भाई, हम कुछ किए नहीं है, ये हमारी मजबूरी है ना। अगर आपके मन में कुछ है हमारे प्रति तो हमको माफ कर देना। ये ऐसा कवि कह रहे हैं। कह रहा गिव समवन वेयर बैक द थॉट्स बोलते हैं विचार को, और जो विचार हमको गिव यानी दिया गया है, कौन देगा, इंग्लैंड देगा। चूंकि हम यहीं से पले पढ़े हैं तो विचार तो यहीं के होंगे, है ना। बाय इंग्लैंड, वो कहां से मिला है, इंग्लैंड। और गिवन हर साइज, ये लिखा होगा, एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी हर डे। और हमको हर दिन इंग्लैंड की जो बातें हैं, इंग्लैंड की जो यादें हैं, हमको बिल्कुल हमारे जो सपने हैं, इंग्लैंड के जो घटना घटे हैं बचपन में, जो हम खेले हैं दोस्तों के साथ, घूमे हैं, इधर गए, वो सब याद आते हैं तो हम बड़ा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, है ना। आगे देखिएगा, एंड लाफ्टर लर्न, और हमने हंसी सीखा है किससे, अपने दोस्तों से। एंड जेंटलनेस, और सुशीलपन भी सीखा है हमने अपने दोस्तों से। इन हार्ट्स एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। देखो यही है स्वर्ग की सीढ़ी है। तो कह रहा जब मरिए जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, तो ये जो पीस मतलब हमको क्या मिल जाएगा, शांति।
मेरे दिमाग पे, मेरे दिल में हमको क्या मिल जाएगा? एकदम शांति मिल जाएगा, है ना। और ऐसा लगेगा कि हमको क्या मिल गया है? स्वर्ग मिल गया है। और स्वर्ग किसका? इंग्लैंड। देखो, स्वर्ग किसी का नहीं होता है, और स्वर्ग नामक कोई स्थान है कि नहीं है ऐसा पता भी नहीं है। कारा पृथ्वी पर स्वर्ग भी यही है और नरक भी। नवादा नरक है, कश्मीर स्वर्ग है। नहीं कहता है, नवादा को नरके बोलता है। तो हम जो दोस्तों से अपना हंसी है, जो बचपन है ना, जो आप लोग का भी, ये कभी लौट कर नहीं आने वाला है। और जब हम लोग के उम्र में आएंगे, लायबिलिटी वाले उम्र में आएंगे, आपको बोझ जब मिलेगा ना, तब लगेगा कहां गया वो दिन। पैकेट में, जेब में भले पैसे ना हो, लेकिन मैंने समय पूरा होता था, घूमते थे, फिरते थे, एंजॉय करते थे। आज जेब में जब आपके पास पैसे हो जाएंगे ना, तो फिर आपको वक्त की बड़ी कमी हो जाएगी। फिर लगेगा जाए तो कहां जाए, फिर पैसे आज पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है। और पैसा नहीं है इसका मतलब आप थोड़ी आप किसी चीज के अभाव में है। लगभग सारी चीजें आपकी जरूरतें पूरी ही हो रही है। आपको घर भी तो नहीं चलाना है। आपका जीवन अभी मौज मस्ती से भरा हुआ है, आपका जीवन एकदम सुखमय है। और यही रियल जिंदगी है इंसान का, 25 साल बस। उसके बाद फिर बताए हैं ना एक बार, कुत्ता वाला जिंदगी आएगा, उल्लू वाला जिंदगी आएगा, ना आएगा? क्या बताए थे कि जो आदमी 0 से 25 साल का है, यही है आपकी रियल जिंदगी, रियल लाइफ। और 25 से बहुआ 50 में जब जाइएगा ना, तो आपकी जिंदगी हो जाएगी गधे की। परिवार का बोझ, समाज का बोझ आपको लेकर चलना पड़ेगा। और 50 से जब 70 जाइएगा, तो उम्र हो जाएगा आपका कुत्ता का। अरे ना हो जाएगा, ये डॉग का उम्र हो जाएगा। काहे? क्योंकि उम्र बढ़ जाता है, गार्जियन भूखते रहते हैं, परेशान करते रहेंगे। नहीं तो कहता चुप रहो जी, काहे लटर पटर ज्यादा करो, नहीं शांत रह जाओ, पी लो चकरार लो तो नहीं। अब 70 के बाद आपको दिखेगा नहीं, तो आप हो जाइएगा उल्लू। आखिया इसलिए अरे अब लाठिया का लाभ नहीं रहे, बोलिए खत्म हो जाए बड़ो बढ़िया के, बस समझे रहे। तो जिंदगी तो यही है बोस, इसके बाद कहां? इसी पर कहावत है हमारे रवि किशन ने कहा, जिंदगी झंड बा फिर भी